हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग EMRS PGT मैथ्स टायर 2 एग्ज़ाम का जो सॉल्यूशन कर रहे थे। और ये एग्ज़ाम हुआ था 22 मार्च 2026 को। और इसमें मैं जो है ऑलरेडी जो सब्जेक्टिव पार्ट मैंने सबसे पहले यूट्यूब पे अपलोड किया था। EMRS का जो TGT का जो है कंप्लीट सब्जेक्टिव पार्ट वाला सॉल्यूशन, ऑब्जेक्टिव पार्ट वाला सॉल्यूशन मैं अपलोड कर चुका हूँ। और PGT का भी हमने जो सब्जेक्टिव पार्ट सबसे पहले अपलोड किया था और ऑथेंटिक सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया था और आप लोगों ने काफ़ी उसको पसंद भी किया था। तो आज एक लास्ट छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, इसका जो ऑब्जेक्टिव पार्ट था जिसमें 40 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसको करवाना बाकी रह गया था। आप लोग काफ़ी डिमांड आ रही थी कि सर उस पार्ट को भी कंप्लीट करवा दीजिए, तो आज मैं ये लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहला काम यही करना है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोस के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें। और अगर आप TGT PGT से संबंधित कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं, प्ले स्टोर से आप आयुष्मान क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए उसका लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव पार्ट वाला सॉल्यूशन जिसमें 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स में पूछे गए थे। बाकी सब्जेक्टिव पार्ट में जो टोटल 15 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन 4 नंबर का था, 60 मार्क्स का क्वेश्चन था, टोटल पेपर 100 मार्क्स का था। तो सब्जेक्टिव पार्ट का सॉल्यूशन कर चुके हैं, आज ऑब्जेक्टिव पार्ट वाले सॉल्यूशन की हम लोग बात करेंगे। पहला क्वेश्चन लिमिट से संबंधित है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 1 माइनस कॉस ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ अपॉन एक्स रेज टू 4 इज इक्वल टू व्हाट। एक सिंपल सा लिमिट का फार्मूला मैं बताता हूँ, आपको मालूम ही होगा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होता है 1/2। ठीक है, अब इसका फार्मूला नहीं समझिए, इसको जनरलाइज करके कैसे पढ़ेंगे। देखिए 1 माइनस कॉस, जो भी इनपुट होगा वही चीज़ इनपुट का स्क्वायर नीचे लिखना पड़ेगा। और जो इनपुट है, मैं एक्स को इनपुट बोल रहा हूँ, एक्स से कुछ भी हो सकता है। 1 माइनस कॉस इनपुट अपॉन इनपुट का स्क्वायर होना चाहिए, इनपुट टेंडिंग टू जीरो होना चाहिए, तो आंसर आप क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। तो ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे लगाने की कोशिश करूँगा, तो इसको मैं लिखूंगा दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 1 माइनस कॉस ऑफ, इनपुट कितना है यहाँ पे, इनपुट है 1 माइनस कॉस एक्स। इनपुट कितना है 1 माइनस कॉस एक्स। इसका मतलब ऐसा बनाने के लिए 1 माइनस कॉस इनपुट, नीचे क्या चाहिए, इनपुट का स्क्वायर चाहिए, तो वहाँ तो क्वेश्चन में नहीं, मैं बना देता हूँ। तो 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड कर दिया और 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया, ये बात हो गई। चलिए इसका सेटिंग हो गया। और नीचे कितना था, एक्स रेज टू 4 था, तो यहाँ पे मैं एक्स रेज टू 4 को अलग से लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए 1 माइनस कॉस इनपुट अपॉन इनपुट का स्क्वायर। अब देखना है कि क्या इनपुट टेंडिंग टू जीरो है। जब एक्स टेंडिंग टू जीरो रखेंगे किसमें, 1 माइनस कॉस एक्स में, तो कॉस जीरो कितना होता है 1, 1 माइनस 1 जीरो। इसका मतलब इनपुट टेंडिंग टू जीरो है। जब एक्स टेंडिंग टू जीरो है तो 1 माइनस कॉस एक्स भी टेंडिंग टू कितना है, जीरो है। तो ये तो कुल मिला के हमारे पास कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू 1/2। अब इसका सेटलमेंट देखते हैं। अब देखिए ये इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको मैं यहाँ पे एक्स रेज टू 4 स्क्वायर, तो यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ स्क्वायर, और ये स्क्वायर पूरा ब्रैकेट के ऊपर लगा देता हूँ, ऐसे लगा देता हूँ, ऐसे। ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, वही चीज़ है। अब 1 माइनस कॉस एक्स का अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कितना होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर मतलब कितना होगा 1/4 हो गया। तो कुल मिला के हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही इजीली इस क्वेश्चन को किया जा सकता था, ढेर सारी टिग्नोमेट्री में लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का जरा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन, है ना, यहाँ से एक पॉइंट है, पॉइंट कितना है 2 माइनस 1 5, और एक लाइन है, इससे यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, इसको हम लोग बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इसके कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं। ठीक है, और लाइन का इक्वेशन कितना हमारे पास है, लाइन का इक्वेशन है x माइनस 11/10 इज इक्वल टू वाई प्लस 2 अपॉन माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस जेड माइनस 8 और डिवाइडेड बाई कितना है 11 है। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पहले तो लाइन पे होगा, तो पहला काम तो यही करना चाहिए, जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आंसर दिया है तो हमें तो ये चेक तो कर ले हम आंसर से कि कौन कौन से पॉइंट्स इस लाइन पे लाई करते हैं। पहले पॉइंट की बात करें 1 2 3, 1 रखेंगे कितना हो जाएगा 1 माइनस 11 माइनस 10/10 कितना आ गया -1। और अगर 2 रखें तो कितना का 2 + 2 4/4 -1। फिर 3 रखें तो -3 -8 -7/11 कितना आ गया -1। ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, -1 -2 -3 रख के देखते हैं, तो -1 रखेंगे तो -12। ठीक है, -12 और डिवाइडेड बाई कितना 10, फिर -2 रखेंगे तो -2 + 2 0 आ जाएगा, तो ये तो बराबर ही नहीं आया। तो इसका मतलब ये तो लाइन पे लाई ही नहीं करता है। 2 1 5 की बात करें तो 2 - 11 कितना हो गया -9। ठीक है ना, 2 - 11 -9/10, और 1 रखें तो कितना को 1 + 2 -3/4, क्या बराबर आया, नहीं, ये तो बराबर नहीं आया, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। चौथे को रख के देख लेते हैं, 0 रखा तो -11/10, और अगर 3 रखा तो कितना होगा 3 + 2 5/-4। ठीक है, क्या बराबर है, ये नहीं बराबर है। इसका मतलब ये भी क्या होगा, एलिमिनेट हो। तो एक ही पॉइंट है जो इस लाइन पर लाई करता है, तो अब इसलिए यही आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से चेक कर लेने से समय की क्या होती है, बचत होती है। ठीक है, बढ़ते हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कहा जरा एंगल बिटवीन द टू लाइंस, एक लाइन ये दी गई, एक लाइन ये दी गई है, क्या होगा।
अब देखिए सबसे इसमें जो सबसे टिपिकल पार्ट ये होता है कि लाइन को सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे जेड इज इक्वल टू 8 लिखा गया है, तो इसको आप कैसे बनाएंगे? तो देखिए जेड इज इक्वल टू 8 को आप लिख सकते हैं जेड माइनस 8 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जीरो। ठीक है ना, जेड माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो, इसको क्या लिख सकते हैं, जेड माइनस 8 अपॉन कितना कर लेंगे, जीरो कर लेंगे। मतलब इस लाइन को हम ऐसे कर लेंगे एक्स माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू वाई का कोफिशिएंट हमेशा एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट लाइन में हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइन में एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट हमेशा 1 रहता है, तो 2 कॉमन करके कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा वाई प्लस 4 अपॉन माइनस 2 हो जाएगा, और इज इक्वल टू इसको ऐसे जोड़ दिया जेड माइनस 8 अपॉन जीरो। ठीक बात है, ये सही है। इज इक्वल टू लैम्डा कर दें तो 3 लैम्डा प्लस 2 सही है, और माइनस 4 लैम्डा ठीक है, और ये आ गया, पहली लाइन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। दूसरे को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेते हैं, तो यहाँ पे 2 कॉमन करके कैंसिल कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारे पास x माइनस 4, ठीक है, x माइनस 4 अपॉन कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना। वहाँ से 2 कॉमन कर लें तो कितना हो जाएगा y प्लस 3/2, और 2 कॉमन कर लिया तो कितना हो गया 3/2, और यहाँ से 3 कॉमन कर लिया तो कितना हो गया z प्लस 5/3, और यहाँ से 3 2 जा कितना होगा 6 आ गया। ठीक है, अब इसके बीच का एंगल निकालना है, तो पहला ये डायरेक्शन रेशियो पहले लाइन के, ये डायरेक्शन रेशियो दूसरे लाइन के हैं। जरा इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, मतलब हम अगर a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2 अगर निकालने की कोशिश करें तो हमें कितना मिलेगा, 3 1 जा कितना हो गया 3, और माइनस ये कितना हो गया 3, और प्लस कितना हो गया 0, तो कुल मिला के हमारे पास कितना आ गया 0। जब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अगर हमारे पास 0 आ जाए तो वो दोनों लाइन क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। इसका मतलब इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू साइन एक्स वाई बराबर कॉस एक्स बिटवीन द ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू π/2। तो सबसे पहले इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, इसका हम लोग क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो ये हमारे पास आ गया दिस वन। ठीक है, ये हमारे पास कितना आ गया +1, ये कितना आ गया हमारे पास -1। ठीक है, क्योंकि साइन एक्स कॉस एक्स का ग्राफ -1 to 1 के बीच में होता है। ठीक है, तो पहले हम कॉस का ग्राफ खींच देते हैं, ये कॉस का ग्राफ हो गया। ठीक है, फिर साइन का ग्राफ खींच देते हैं, तो ये हो गया हमारे पास, ये हमारे पास जाएगा। ठीक है, अच्छा ये कहाँ पे टकराएंगे सब दोनों, ये कौन सा पॉइंट है, ये π/2 है। ये कौन सा पॉइंट है, ये π/2 है। ठीक है ना, ये कौन सा पॉइंट है, π/2 है। ठीक है ना, cos 90 0 और sin 90 कितना होता है 1। ठीक है, और एक यहाँ पे लाइन भी दी गई है, x इज इक्वल टू π/2, एक लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस, तो इस लाइन के से भी बाउंडेड होना चाहिए वो एरिया, इस लाइन से भी क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। ठीक बात है, एक तो ये लाइन हो गई। x इज इक्वल टू 0 किसको बोला जाता है, y एक्सिस को, तो y एक्सिस से भी बाउंडेड होना चाहिए। चलिए ठीक है, इससे भी बाउंडेड होना चाहिए। ओके, और कहा क्या, और इन दोनों कर्व से बाउंडेड होना चाहिए। तो कौन कौन सा है वो एरिया, अगर हम लोग बात करें कि वो कौन सा एरिया है जो इस दोनों बाउंड्री के बीच में हो और इन दोनों कर्व के बीच में हो। ठीक है ना, तो अगर हम लोग बात कर लें कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया देखिए जो कंडीशन दी गई दोनों कर्व और x इज इक्वल टू 0, हाँ ये वाला हमारा जो एरिया हो जाएगा ये दोनों कर्व के बीच में हो गया और इसके बीच में हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक ये हो गया, और एक इस एरिया की अगर हम लोग बात कर लें, इस एरिया की, तो ये भी दोनों कर्व के बीच में और लाइन के बीच में है। ठीक है, ये हो जाएगा। बाकी अगर हम इस एरिया की बात करें, इस वाले एरिया की बात करें, तो इसमें x एक्सिस शामिल है, ये हमारे काम का नहीं है, इसको हमको लेना नहीं है। इस एरिया की बात करें तो इसमें लाइन x इज इक्वल टू 1 शामिल है, ये वाली लाइन शामिल है, y इज इक्वल टू 1 शामिल है, ये हमारे काम की नहीं है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है π/4 वाला पॉइंट है। दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, π/4 पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो 0 से π/4 में कॉस में से साइन को घटा देते हैं। 0 से π/4 में, 0 से π/4 में कौन सा ऊपर ग्राफ है, कॉस का ग्राफ है, और कौन सा ग्राफ नीचे है, साइन का ग्राफ है। तो cos x माइनस साइन एक्स कर देते हैं, cos x माइनस साइन एक्स dx कर देते हैं। ठीक है, और आगे अगर चलें हम लोग, आगे फिर चलें π/4 से π/2 में। ठीक है, π/4 से π/2 में अगर हम लोग चलें तो कौन ऊपर है, अब की बार ऊपर साइन है, साइन है, और नीचे कौन है, कॉस है। साइन में से कॉस घटा देंगे। ठीक है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। चलिए इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो गया, साइन एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, और लिमिट कितना रखना है 0 से π/4, ठीक बात है, प्लस और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स का कितना हो गया साइन एक्स, तो इसका मतलब माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है ना,
साइन एक्स का कितना हो गया माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का फिर कितना हो गया साइन एक्स, तो माइनस दोनों में आ रहा है, माइनस को बाहर कर लेते हैं, ठीक बात है। और यहाँ पे हमारे पास आ कितना गया साइन, यहाँ पे आ गया कॉस एक्स, और कॉस एक्स का कितना हो गया साइन एक्स, ठीक है ना। कॉस एक्स का कितना हो गया साइन एक्स, तो माइनस आपने बाहर किया था तो यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस आ जाएगा, प्लस साइन एक्स, और कितना आ जाएगा पाई बाई 4 से पाई बाई 2, ठीक है। इसको लिमिट रख देते हैं हम लोग, पाई बाई 4 रखेंगे, साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, कॉस पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, तो 1 बाई रूट 2 1 बाई रूट 2 मतलब 2 बाई रूट 2 मतलब रूट 2 आ गया, और जीरो रखेंगे तो साइन जीरो जीरो, कॉस जीरो कितना आ गया 1 आ गया, तो रूट 2 माइनस 1 आ गया, ठीक है। माइनस यहाँ पर रखेंगे कॉस 90, कॉस जीरो 1 होता है, कॉस 90 जीरो होता है, साइन 90 कितना हो गया 1, अपर लिमिट 1 आ गई माइनस, और लोअर लिमिट पाई बाई 4 रखेंगे, कॉस पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, 2 बाई रूट 2 मतलब रूट 2, तो ये आ गया हमारे पास। तो फाइनली कितना मिल गया रूट 2 माइनस 1 माइनस 2, और ये प्लस रूट 2, 2 रूट 2 और माइनस 2, 2 कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा रूट 2 माइनस 1, 2 टाइम्स रूट 2 माइनस 1 के साथ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हम लोग का, फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और रेफरेंट इंटीग्रेशन से लिया गया है। क्वेश्चन ये है हमारा, कहा जा रहा है 0 to 2x 2 माइनस एक्स की पावर n dx इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए इसको मैं i मान लेता हूँ, ठीक है। i इज इक्वल टू 0 to 2 और कितना x 2 माइनस एक्स होल रेज टू n और कितना हो गया dx हो गया, ठीक बात है। अब इसमें हम लोग एक प्रॉपर्टी होती है ना, प्रॉपर्टी ये होती है कि a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ये वाली प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 0 से 2 a प्लस बी माइनस एक्स करेंगे तो x यहाँ कितना हो जाएगा 2 माइनस एक्स, एक्स को रखना पड़ेगा 2 माइनस एक्स, ठीक है ना। यहाँ पे x को कितना रखते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स रखते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स मतलब 2 माइनस एक्स, एक्स जहाँ पे वहाँ पे 2 माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस एक्स होल टू द पावर n dx हो जाएगा। तो यहाँ से 2 2 कट जाएगा, ये x की पावर n हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0 से 2 माइनस एक्स होल और यहाँ पर x रेज टू n dx हो जाएगा। दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 0 से 2 और कितना आ जाएगा 2x की पावर n माइनस 0 से 2 और कितना आ जाएगा x की पावर n प्लस 1, x रेज टू n प्लस 1 dx हो जाएगा। यहाँ भी कितना हो जाएगा dx हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा x की पावर n प्लस 1, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। और इसमें लिमिट कितना रखना है 0 से 2 रखना है, लिमिट कितना रखना है 0 से 2 रखना है, और बाहर भी कितना है 2 है, ठीक है ना। बाहर भी हमारे पास कितना है 2 है, करेक्ट। और माइनस ये कितना हो जाएगा x की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, और इसमें भी लिमिट कितना रखना है 0 से 2 रखना है, ठीक बात है। तो अगर इसको 2 रखेंगे तो 2 की पावर n प्लस 1 मतलब 2 की पावर n प्लस 2, 2 की पावर n प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। और अपॉन n प्लस 1, 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा, ठीक। माइनस इसमें 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2 की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 आ जाएगा। तो 2 की पावर n प्लस 2 अगर हम लोग बाहर ले लें, 2 की पावर n प्लस 2 बाहर ले लें, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2, तो n प्लस 2 माइनस n प्लस 1 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 2 की पावर n प्लस 2 और अपॉन कितना आ जाएगा n प्लस 1 n प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है ना। n प्लस 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1 आ गया, ठीक है। 2 की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 2 की पावर n प्लस 2 n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2, तो हम लोग का सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन cot x dy by dx plus y is equal to 3x square cot x plus x cube where x is not equal to n pi। तो थोड़ा सा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अरेंज करके अगर हम लोग लिखें तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा dy by dx, cot x से डिवाइड कर देते हैं तो 1 by cot x मतलब कितना हो गया tan x हो गया, यहाँ पे tan x इंटू वाई इज इक्वल टू cot x यहाँ डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, और यहाँ पे cot x से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा x क्यूब tan x हो जाएगा, एक्स क्यूब कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, ठीक बात है। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, किस टाइप का है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू टाइप का है। इसमें हमको क्या निकालना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा e की पावर टी पी डी एक्स, तो ये कितना आ जाएगा e की पावर और p कितना हमारे पास है tan x है, तो कितना आ जाएगा tan x dx हो जाएगा। tan x का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस log cos x या log sec x, ये आ जाएगा log sec x, तो कुल मिला के हमारे पास कितना आ जाएगा sec x आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सॉल्यूशन क्या लिखा जाता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब y इंटू sec x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जो राइट हैंड साइड में रहेगा कितना 3x स्क्वायर
और प्लस कितना एक्स क्यूब टेन एक्स, और इसमें मल्टीप्लाई करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर से जो कि कितना है सेक एक्स है, और डी एक्स हो जाएगा और प्लस सी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करने की बारी है, तो एक को मैं ले लेता हूँ एक्स क्यूब और यू एक्स क्यूब का 3x² एक्स क्यूब सेक एक्स। मान लीजिए मैं u इज इक्वल टू ले लेता हूँ एक्स क्यूब और v इज इक्वल टू ले लेता हूँ सेक एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ u इंटू वी कितना होगा, तो ये आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा। तो u कितना एक्स क्यूब डी वी बाई डी एक्स, तो कितना आ जाएगा सेक एक्स टेन एक्स आ जाएगा, और प्लस v कितना है सेक एक्स, और डी यू बाई डी एक्स कितना आ जाएगा एक्स क्यूब का कितना आ जाएगा 3x²। क्या ऐसा हमारे पास राइट हैंड साइड में है, चेक करते हैं। 3x² सेक एक्स, 3x² सेक एक्स, 3x² सेक एक्स, ठीक है, और प्लस कितना है एक्स क्यूब सेक एक्स टेन एक्स, एक्स क्यूब सेक एक्स टेन एक्स है। इसका मतलब इसको लिखा जा सकता है, दिस कैन बी रिटन एज व्हाट डी डी एक्स ऑफ क्या लिखा जा सकता है इसको, डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इंटू सेक एक्स, एक्स क्यूब इंटू सेक एक्स डी एक्स और प्लस सी। तो ये डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, और डी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, तो हमारे पास ये आ जाएगा एक्स क्यूब सेक एक्स और प्लस सी आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब ऑप्शन से मिलाते हैं हम लोग, तो y इंटू सेक एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू सेक एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू एक्स क्यूब प्लस सी। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वेक्टर मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विथ ओ एक्स ओ वाई ओ जेड रेस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू व्हाट। डायरेक्शन को साइंस में एक रिलेशन तो आपको बहुत अच्छे से पता होता है कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से अल्फा बीटा गामा एंगल बनाता हो तो क्या रिलेशन हमारे पास होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा, हमारे पास रिलेशन होता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब इसको साइन में पूछा गया है तो साइन में बदल लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। तो हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस साइन स्क्वायर गामा की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हम लोग का, थर्ड ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कहा जाए इनवर्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर। देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर ऑड ऑर्डर की है तो उसका डिटर्मिनेंट कितना होता है, 0 होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर ऑड ऑर्डर की है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। कैसे होता है मैं बता दूं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डेफिनेशन क्या है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगा दीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर आता है, और यहाँ पे कांस्टेंट कितना -1, तो -1 की पावर अगर ऑड ऑर्डर का है मान ली n बाहर हो जाएगा और बचेगा क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। चूंकि कहा जा रहा है ये ऑड ऑर्डर का है तो यहाँ पे ऑड नंबर लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इधर हमारे पास कितना डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो कितना होगा 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर ऑड ऑर्डर की है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो उसका मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो करें इन्वर्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आप बताएंगे डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एरिया बाउंडेड बाई वाई इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स और एक्स इज इक्वल टू -2, एक्स इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले इसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे। देखिए अगर वाई इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स को अगर रीडिफाइन करिए तो यहाँ पर जब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा तो मॉड एक्स एक्स की तरह खुलेगा, मतलब ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और जब x लेस देन 0 होगा तो ये माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो राइट में क्या बनाना है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, मतलब इस तरीके का अपवर्ड पैराबोला, और राइट में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, तो डाउनवर्ड पैराबोला। और कहाँ से कहाँ तक जाना है, -2 से 2 तक जाना है। तो एक्स इज इक्वल टू मान लीजिए ये लाइन आ गई 2, और यहाँ पे ये लाइन आ गई एक्स इज इक्वल टू सपोज -2। तो -2 से 2 में ये एरिया आपको निकालना है। तो कौन सा एरिया हमको निकालना है, हमको ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है, और ये वाला एरिया भी आपको क्या करना है, निकालना है। दोनों सिमेट्रिक है, आंसर सेम आएगा। तो आपको सिर्फ क्या कर देना, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से 2 और y dx, ठीक है ना। ये स्ट्रिप हो गया और ये पट्टी हो गई, इसकी जो है हाइट कितनी हो गई y, और इसकी विड्थ कितनी हो गई dx, y dx, ठीक है। तो 2 टाइम्स 0 से 2 y कितना हमारे पास, ये वाला ले लेते हैं एक्स स्क्वायर, इधर में तो एक्स स्क्वायर है ना ये वाला कर्व, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये कितना आ जाएगा, x³/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x³/3, तो 2/3 हो गया, और लिमिट कितना रखना है 0 से 2,
2 रखेंगे कितना आ जाएगा 8, 8 हो जाए 16, 16/3 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉन टू द टू सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट। इन दोनों सर्कल में कितने कॉमन टेंजेंट बनाए जा सकते हैं? तो उसका तरीका ये होता है कि सबसे पहले पहले का सेंटर निकालिए। सेंटर पहले वाला कितना -g - f से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पहले वाले का सेंटर अगर हम लोग बात करें -g - f तो कितना हो गया 1 और 2 आ गया। दूसरे वाले का सेंटर निकाल लीजिए C2 का, कितना हो जाएगा अभी 1 और कितना हो जाएगा -3। ठीक है, C1 C2 के बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिए तो आ जाएगा अंडर रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया 0 प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, 2 3 5 5 5 25, 25 का आ गया 5। उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई 5 आ गई। पहले वाले के रेडियस की अगर हम लोग बात करें तो अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c मतलब 1 + 4 और -1, कुल मिला कितना आ जाएगा? पहले का रेडियस 2 आ जाएगा। और अगर दूसरे के रेडियस की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, R2 की अगर बात करें तो g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर मतलब 1 + 9 और -c की अगर बात करें कितना हो जाएगा -1। तो ये +1 -1 कट गया, 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया। तो इसका मतलब R1 + R2 हमारे पास कितना आ गया 3 + 2 5 आ गया। तो क्या R1 + R2 का सम C1 C2 के बराबर आ गया? यस, बराबर आ गया। इसका मतलब ये दोनों जो सर्कल हैं ये एक्सटर्नली एक दूसरे को क्या करेंगे? टच करेंगे। ये एक दूसरे को क्या करेंगे? इस तरीके से एक्सटर्नली क्या करेंगे? टच करेंगे। इस तरीके का फिगर बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट की बात करते हैं, एक ये टेंजेंट बनेगा, एक ये टेंजेंट बनेगा, 2 हो गया, और एक ये टेंजेंट हो गया 3। कुल मिलाकर नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। तो इस तरीके से थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। ये एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो फार्मूले आपको बताए जाते हैं, एनसीईआरटी किताब में जो फार्मूले हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अगर आपने सिंपली ये फार्मूला लगा दिया तो ये सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अप्लाई तब होता है जब हमारे पास एक्स वाई क्या होता है? लेस देन 1 होता है। आप अपनी एनसीईआरटी वाले किताब में देखिएगा तो ये कंपटीशन का क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, थोड़ा सा कम्पिटेटिव लेवल जेई लेवल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये फार्मूला तब लागू होता है जब एक्स वाई लेस देन 1। जबकि यहाँ पे एक्स वाई की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, जो कि एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है। तो जब हमारे पास एक्स ग्रेटर देन 0, वाई ग्रेटर देन 0 और एक्स वाई ग्रेटर देन 1 हो तो हमारे पास ये फार्मूला क्या बन जाता है? ये फार्मूला हमारे पास बन जाता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये वाला फार्मूला इसमें लगेगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग, ये नहीं रहेगा यहाँ पे, यहाँ पे हिंदी वर्जन कुछ में थोड़ा सा गड़बड़ है। tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 है सिंपली। ठीक है, तो पहले अगर हम लोग सॉल्व कर दें tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 अगर हम लोग निकाल दें तो कितना आ जाएगा? पाई प्लस, है ना, पाई क्यों लगा रहे हैं आप समझ गए होंगे, क्योंकि एक्स वाई का प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर देन 1 है। ये लेस देन 1 होता सिंपली ये लगता, ग्रेटर देन 1 होगा तो पाई प्लस इसमें ऐड हो जाता है। तो कितना आ जाएगा? पाई प्लस, और फिर क्या लगेगा? tan इनवर्स, और x प्लस वाई कितना हो जाएगा 3, और अपॉन 1 माइनस एक्स वाई मतलब 1 माइनस 2 मतलब -1। तो ये आ जाएगा हमारे पास पाई प्लस tan इनवर्स -3, tan इनवर्स माइनस थीटा माइनस tan इनवर्स थीटा होता है, मतलब पाई माइनस कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 3 हो जाएगा। और इधर हमारे पास कितना है? हमारे पास है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 है। आप tan इनवर्स 3 को भी आप इधर लेते आइए तो हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास बन जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू, हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? पाई आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इन 36 गेम्स वेयर प्लेड इन ए क्रिकेट टूर्नामेंट विथ ईच टीम प्लेड वंस अगेंस्ट ईच अदर, देन द नंबर ऑफ टीम पार्टिसिपेटेड इन द टूर्नामेंट इज इक्वल टू व्हाट। एक क्रिकेट प्रतियोगिता में 36 खेल खेले गए जिसमें प्रत्येक टीम ने दूसरे के विरुद्ध एक बार तो खेला। तो प्रतियोगिता में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया? मान लिया प्रतियोगिता में n टीमों ने भाग लिया, तो उसमें से 2 टीमों को आपको सेलेक्ट करना, तब एक मैच हो पाएगा। तो NC2 तरीके से एक मैच को आप करवा पाएंगे, है ना, मतलब इतने मैच हुए टोटल, और टोटल यहाँ पे मैच की संख्या कितनी है? 36 है। तो इसका मतलब ये है कि NC2 कितने के बराबर? 36 के बराबर है। तो इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये आ जाएगा n/2 इज इक्वल टू 36। तो यहाँ से आ जाएगा n(n-1) इज इक्वल टू 72। 72 का मतलब हो जाएगा 9 × 8। इधर देखिए n(n-1) कोई नंबर उससे कम, नंबर एक कम, इसका मतलब n की वैल्यू 9 है। बिना क्वाड्रेटिक बनाए भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, n इज इक्वल टू 9। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13।
13 नंबर कहा जाए ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम LPP द बाउंडेड फिजिबल रीजन हैज कॉर्नर पॉइंट्स A B C एंड D इफ मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिस अकर्स एट 2 पॉइंट B एंड C। B और C पे मिनिमम वैल्यू दोनों पॉइंट पे अकर करती है। तो चलिए B पे वैल्यू निकालते हैं। B कितना 15 0 है, तो x जहाँ पे 15 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 15a, और y जहाँ कितना रखना 0, तो ये आ गया। z की वैल्यू आ गई किस पे B पे, और किस पे वैल्यू निकालनी है मिनिमम वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन अकर सेट 2 पॉइंट B एंड C पे भी वैल्यू निकालते हैं। x के जहाँ पे 0 रख देंगे तो 0 हो गया, और y जब कितना रखना 30 रखना, तो कितना आ जाएगा 30b हो जाएगा। तो ये आ जाएगा। तो दोनों ही मिनिमम वैल्यू, दोनों ही पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू मिल रही है, मतलब ये दोनों सेम है। तो यहाँ से हमें a इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 2b मिल जाएगा। तो a इज इक्वल टू 2b के साथ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई खास बात नहीं थी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कहा जा रहा इन द रेशियो इन विच दिस पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। सिंपल क्वेश्चन है ये। पहले तो क्लास 10 लेवल में हुआ करता था एनसीईआरटी में सेक्शन फार्मूला में, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूला से आप इजीली इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। कहा जा रहा कि ये पॉइंट है -7, 14, और दो और पॉइंट है। कौन कौन से पॉइंट है भाई, 3, -4, और दूसरा पॉइंट कितना -2, 5। पूछ रहा है कि ये वाला पॉइंट इन दोनों को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये किस रेशियो में डिवाइड करता है। मैं मान लेता हूँ कि ये λ/1 में डिवाइड करता है, λ/1 में डिवाइड करता है। तो कितना आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, m1 x2 कितना हो जाएगा -2 लैम्डा, प्लस m2 x1 कितना हो गया 3 अपॉन m1 प्लस m2 कितना होगा λ+1। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो -7 लैम्डा -7 बराबर -2 लैम्डा प्लस 3 हो जाएगा। तो 7 - 2 कितना हो गया 5 लैम्डा हो गया, और यहाँ पे -10 हो जाएगा, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2 हो जाएगी, ठीक है। तो λ/1 मतलब -2/1। तो λ/1 जो आपका आया वो आ गया -2/1। माइनस साइंस होकर एक्सटर्नल डिवीजन है, तो 2/1 में एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, 2/1 में एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोई खास क्वेश्चन नहीं था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। बढ़ते आगे हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ c इज नॉट इक्वल टू ट्वाइस n + 1 पाई एंड n इज इंटीजर देन sin a - c + 2 sin a + sin a + c अपॉन sin b - c + 2 sin b + sin b + c इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए ये भी बहुत सिंपल सा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एक हमारे पास फार्मूला होता है 2 sin a cos b, ठीक है। एक फार्मूला होता है हमारे पास, उस फार्मूले के एक बार मैं लिख देता हूँ 2 sin a cos b, 2 sin a cos b इज इक्वल टू sin a + b sin a + b प्लस sin a - b। एक फार्मूला टिग्नोमेट्री का ये वाला होता है, ठीक है ना। एक और फार्मूला लिखते हैं, मुझे लग रहा है इसी फार्मूले से काम चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो sin a + c एक टर्म ये है और sin a - c एक टर्म ये है। sin a + c और sin a - c है ना, sin a + c और sin a - c। तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, उसको हम लोग लिखेंगे 2 sin a cos c। ऊपर वाला हो गया 2 sin a cos c, 2 sin a cos c, और बीच में क्या लिखा हुआ +2 sin a, बीच में लिखा हुआ 2 sin a, ठीक है, डिवाइडेड बाई। नीचे आ जाते हैं, नीचे इस टर्म को दोनों को देखिए sin b + c और प्लस sin b - c, sin b + c और sin b - c। तो 2 sin b cos c, 2 sin b cos c, 2 sin b cos c, और प्लस यहाँ पे कितना होगा 2 sin b, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 sin b, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 sin a हम लोग कॉमन कर लेते हैं। तो अगर 2 sin a कॉमन कर ले हम लोग, तो यहाँ से हमें क्या बचेगा cos c + 1, यहाँ पे हमारे पास बचेगा cos c + 1। नीचे आ जाते हैं हम लोग डिवाइडेड बाई, इसमें क्या कॉमन है 2 sin b, 2 sin b हम लोग कॉमन कर लें तो 2 sin b ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारे पास cos c + 1। तो यहाँ पे आ जाएगा cos c + 1, तो ये cos c + 1 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा sin a / sin b। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, sin a / sin b के साथ हम लोग का sin a / sin b के साथ थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है a and b are two vectors such that mod of a बराबर 2 mod of b बराबर 3 a dot b is equal to √11 then the value of mod of a क्रॉस b is equal to what। a क्रॉस b की वैल्यू पूछी जा रही है, mod of a क्रॉस b की वैल्यू पूछी जा रही है। तो सबसे पहले मुझे दिया गया है a डॉट b इज इक्वल टू √11। a डॉट b कितना होता है, a b cos थीटा, a कितना है 2 है, b कितना है 3 है, और कितना हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा √11। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी √11 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हम लोग लगा सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू ±√1 - cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो आ जाएगा ±√1 - cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 11/36, 36 वन 11 25 25/36 का मतलब होगा ±5/6 हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा में जो थीटा होता है वो 0 से पाई के बीच में बिलोंग करता है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, ठीक है। अब चूंकि मॉड ऑफ ए क्या है हमारे पास पॉजिटिव है, मॉड ऑफ बी भी हमारे पास पॉजिटिव है, ये सब तो पॉजिटिव है ही। तो जो कॉस थीटा आएगा हमारे पास वो देखिए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, कॉस थीटा ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है ना। तो साइन कॉस थीटा हमारे पास ये आ रहा है और थीटा कहाँ बिलोंग कर रहा है, 0 से पाई में, मतलब या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और या तो कहाँ कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अच्छा अब साइन थीटा का ऑप्शन है प्लस या माइनस की क्या लेना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑप्शन है +5 -5 दोनों पे है। मैं करके दिखाता हूँ। हमें निकालना है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का आंसर होता है ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। ए बी हमारे पास कितना है, 2 × 3 मतलब 6 है। अब अगर साइन थीटा +5/6 रखेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और अगर -5/6 रखेंगे तो -5 आ जाएगा। दोनों आंसर दिया 5 और -5। अब देखिए अंतर कैसे करेंगे यहाँ पे। थीटा हमारा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, क्योंकि कॉस ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा में थीटा हमारा 0 से पाई के बीच में बिलोंग करता है, ठीक है। तो अब जो है 0 से पाई के बीच में अगर हम लोग साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा हमारा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। बस यहीं से आपको माइनस साइन को नेग्लेक्ट कर देना है और जो हमारा आंसर आएगा 5 आएगा। फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहा जा रहा है x इज इक्वल टू 80² y इज इक्वल टू 280, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो ये किसका पैरामेट्रिक इक्वेशन है, ये तो सर्कल सॉरी वाई स्क्वायर पैराबोला का पैरामेट्रिक इक्वेशन है। x इज इक्वल टू 80² y स्क्वायर बराबर 4ax का ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। चेक कर लीजिए, वाई स्क्वायर 4a² t² 4a और 4a² t² सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब ये इस इक्वेशन का पैरामेट्रिक फॉर्म ये होता है, इस पैराबोला का पैरामेट्रिक फॉर्म ये होता है। अब इसका मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो इसमें चूंकि एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो एक बार हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो कितना हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा dy/dx, यहाँ पे हो जाएगा 4a और x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में ये 4a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 4a के जगह पर लिख देते हैं 2y dy/dx और इंटू कितना हो जाएगा x हो जाएगा। बस यहाँ से एक y कट जाएगा तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2x और dy/dx, ठीक है। 2x dy/dx इज इक्वल टू y, 2x dy/dx इज इक्वल टू y। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एफ ऑफ x इज इक्वल टू x सच दैट x इज लेस देन और इक्वल टू 1, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c when x ग्रेटर देन 1, दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ b प्लस c इज इक्वल टू व्हाट, b प्लस c की वैल्यू आपको बतानी है। देखिए अगर ये x इज इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल है मतलब x इज इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस तो लेफ्ट लिमिट कितनी आएगी, 1 आएगी। लेफ्ट लिमिट कितनी आएगी, 1 आएगी। x की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। और 1 पे राइट लिमिट कितनी आ जाएगी, 1 प्लस बी प्लस सी, 1 प्लस बी प्लस सी। बस तो यहाँ से हमारे पास जो b प्लस सी की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंशिएबल है तो निश्चित रूप से कंटिन्यूअस होगा और कंटिन्यूअस है तो b प्लस सी की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस √3 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे एक स्फीयर है और इसमें ये पूछ रहा है कि हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक सिलेंडर इसमें आपको जो बनाना है, ठीक है, और ऐसे बनाना है उसको कि द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसको आप मैक्सिमम मिनिमा से सॉल्व करेंगे और इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी होता है। बहुत बार एसएससी में बहुत बार ये क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला ये होता है कि जो सिलेंडर आप मैक्सिमम हाइट का ले सकते हैं वो हाइट कितनी आती है, 2/√3 आती है, 2/√3 आती है। मतलब इस हाइट का आप जो सिलेंडर जो मैक्सिमम इस हाइट का सिलेंडर आर रेडियस के स्फीयर में आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे ये जहाँ पे आर क्या है, इसका स्फीयर का रेडियस है। तो हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस √3। तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी दी है, 2√3 दी गई है। तो 2√3 डिवाइडेड बाई √3, तो हमारे पास आंसर कितना जाएगा, मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है इसकी, 2 हो सकती है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हम लोग का, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज 2 एडजेसेंट साइड्स आर दिस एंड दिस। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, 2 एडजेसेंट साइड्स दिए गए हैं, मतलब एक ये हो गया ए और एक ये हो गया बी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास कितना आता है, हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। इसका मतलब सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी हम लोग चले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आई जे के
और यहाँ पे ए के कंपोनेंट्स क्या क्या है, 1 2 3 है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 2 3। बी के कंपोनेंट है -3 -2 एंड 1 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास मिलेगा i इंटू ये कितना हो जाएगा 2 + 6 कितना हो जाएगा 8 और -j इंटू यहाँ से कितना हो जाएगा 1 1 + 9 इज इक्वल टू 10 और प्लस k इंटू यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -2 और +6 6 -2 और +6 6 -2 कितना हो गया 4 हो गया। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट, ये आ जाएगा 64 और ये आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा 16, तो ये कितना आ जाएगा टोटल 164 70 और 80 180 आ जाएगा। तो इसका मतलब 180 और इस तो 80 का फैक्टर कर दे अगर तो कितना हो जाएगा भाई 2 9 से हो जाएगा, 2 से 45 हो जाएगा, 3 से आ जाएगा 3 15 और 3 से 5 और 5 से 1 आ जाएगा। क्या बाहर आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा 3 बाहर आ जाएगा, 3 दूना 6 रूट 5, ये आ जाएगा 6 रूट 5। तो यहाँ पे अगर रख दें तो 1/2 6 रूट 5, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3 रूट 5 स्क्वायर यूनिट हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसमें कोई खास बात नहीं थी। वैल्यू ऑफ अल्फा, ये थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच दिस इक्वेशन x - 1 x - 2 mod of x - 3 इज इक्वल टू अल्फा हैज ओनली वन रूट। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, सब ग्राफ बना के आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ग्राफ बना के आप इसको समझेंगे क्वेश्चन को। चलिए ठीक है, बनाते हैं ग्राफ इसका। तो कहा जा रहा है हमसे कि सबसे पहले देखिए इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है -1, ठीक बात है। फिर कितना है 2 है, ठीक है, यहाँ पे 1 और यहाँ पर 2, ठीक है। फिर 3 है, ठीक है, 3 हो गया। -1 पे वैल्यू क्या देगा, -1 + 1 0, -1 - 2 मतलब 3 3 और 4 4 और 3 7 7 देगा। -1 पे 7 देगा, 1 2 3 4 5 6 और 7 देगा। -1 पे 7 देगा, यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, -1 पे 7 हो गया। 2 पे क्या देगा, ये 2 पे ये तो 0 होगा, 2 + 1 3 3 और 1 4 4 2 पे 4 देगा, 1 2 3 4 2 पे कुछ 1 2 3 4 2 पे 4 देगा, कुछ यहाँ आ जाएगा। और 3 पे क्या देगा, ये 3 - 3 0 3 - 2 1 3 + 1 4 4 + 1 5 3 पे 5 देगा और इससे जस्ट ऊपर देगा, यहाँ देगा ये। बस इसका ग्राफ बनाइए आप, यहाँ से देखिए इसका ग्राफ ऐसे आएगा। ठीक है, और फिर ऐसे जाएगा और 3 के आगे कोई और पॉइंट एक देख लीजिए, 4 देख लीजिए कितना देगा। 4 - 3 1 4 - 2 2 2 + 1 3 3 और 5 8 4 पे 8 देगा, 1 2 3 4 5 6 और 8 4 पे कहीं बहुत ऊंचाई पे जाएगा, ये कहीं इधर चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके का ग्राफ इसका आएगा, इस तरीके का ग्राफ आएगा। तो ये कह रहे हैं वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच दिस इज इक्वल टू, मान ली ये y इज इक्वल टू अल्फा का, y इज इक्वल टू अल्फा हैज़ ओनली वन रूट। तो एक मैं लाइन खींचता हूँ, मैं ये देखिए एक सिर्फ एक रूट आना चाहिए। देखिए यही वाला जब मैं लाइन खींचूंगा ऐसे लाइन खींचूंगा तो ये ग्राफ को कितनी बार कट करेगा, एक बार कट करेगा, है ना। तो एक पूछ रहे हैं कि दिस हैज़ ओनली वन रूट, एग्जैक्टली वन रूट आना चाहिए। यहाँ पे लाइन खींचेंगे तो एक से ज़्यादा रूट आ जाएंगे, तो सिर्फ एग्जैक्टली वन रूट आना, तो यही लाइन खींचनी पड़ेगी। ये कौन सी लाइन है हमारे पास, ये लाइन हमारे पास y इज इक्वल टू 4 लाइन है। तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये दी है ना y इज इक्वल टू अल्फा, मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हम लोग का, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी को मैं चेक करवा, तो अल्फा लेस देन 4, अल्फा लेस देन 4 आ जाएगा, मतलब 1 पे खींचेंगे यहाँ पे लेस देन 4 तो आपका एक से ज़्यादा रूट आपके आना शुरू हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। कहते एक मैट्रिक्स दी गई है और a² - 5 पे दिया गया है। मैक्सिमम कैंडिडेट इसको इस तरीके से करिए होंगे, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आ जाएगा। बट इसमें आपको कम से कम 1 मिनट लगेगा। मैं देखिए एकदम और आसान तरीका आपको बता देता हूँ, इस तरीके से आपको करना चाहिए, क्योंकि आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर आप जानते हैं, तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, x², इसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते थे। x² माइनस ट्रेस ऑफ है कितना होता है 5, तो कितना हो जाएगा 5x, और प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ है कितना होगा 4 - 6 - 2, 4 - 6 कितना होगा -2 इज इक्वल टू 0। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गया। 2/2 की मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं, x² माइनस ट्रेस ऑफ a इंटू x और प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, बन गया। अब जो है आपको कैली हैमिल्टन थ्योरम ये कहता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइड इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो जहाँ पे x है वहाँ पे आप a रख दीजिए, तो a² - 5a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2i आ जाएगा। बस a² - 5a की वैल्यू आपसे पूछी गई तो 2i आएगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखते चुटकियों में बता सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, बढ़ते आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा जा रहा है कि Z1 Z2 Z3 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है,
तो पूछा जा रहा है इसकी वैल्यू आपके पास क्या होगी। देखिए इस क्वेश्चन का एक तरीका तो ये होगा कि आप इसको सॉल्व करके लगा लें, और इसका एक तरीका आपके पास ये हो जाएगा कि इसको हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड से क्या कर जाएं, सॉल्व कर जाएं। ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं, Z1 Z2 Z3 कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, तो मैं ले लेता हूँ लेट Z1 इज इक्वल टू 1 और Z2 इज इक्वल टू -1, ये मैं ले लेता हूँ। ठीक है, इसको पुट करके देख लेता हूँ क्वेश्चन में, तो क्या दे देगा ये 1/2, यहाँ पे 1 -1 कितना आ जाएगा 0। ठीक है, फिर प्लस अंडर रूट Z1 Z2 कितना आ जाएगा -1। ठीक है, इसका हो गया प्लस 1/2 और Z1 प्लस Z2 कितना हो गया 0। ठीक है, माइनस अंडर रूट Z1 Z2 कितना आ जाएगा -1। ठीक है, तो कितना हो गया, तो 0 होगा। अंडर रूट -1 का मतलब आयोटा होता है, आयोटा का मॉड और प्लस यहाँ पे माइनस आयोटा का मॉड। आयोटा का मॉड कितना होता है 1 होता है, आपको पता ही है, प्लस माइनस तो गायब हो जाएगा, फिर से आयोटा का मॉड कितना हो गया 1, तो कुल मिला के हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया। अब ऑप्शन में हम लोग रख के देखेंगे कि जो 2 नहीं आएगा उसको हम एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले रखते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग रखें Z इज इक्वल टू 1 Z2, तो ये कितना हो जाएगा Z1 इज इक्वल टू 1 Z2 इज इक्वल टू -1, कितना आ जाएगा 2, 2 का मॉड 2/2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। आना कितना चाहिए था 2 आना चाहिए था, इसका मतलब ये नहीं है, 2 में रखते हैं, तो ये 1 का मॉड 1 -1 का मॉड 1 1 प्लस 1 2 2/2 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो 1 तो हमें आना कितना चाहिए था 2 आना चाहिए था, ये एलिमिनेट हो गया। इसमें रखिए 1 -1 0 0 का मॉड 0 आ गया, ये एलिमिनेट हो गया, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इसमें भी रख के देख लीजिए, 1 रखेंगे तो 1 का मॉड 1 और फिर -1 रखेंगे तो उसका भी मॉड 1 1 + 1 2 आ जाएगा, और हमें चाहिए था कितना 2, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन को अगर आप थ्योरी में जाएंगे थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाएगा, कभी कभी इन सब चीज़ों का भी आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, Kadar, a bag contains 5 red balls and 7 blue balls. 2 balls are drawn at random without replacement probability that both are red. पहली बात 7 5 12, 12 में से 2 निकाला गया, तो ये सैंपल स्पेस आपका हो गया। ठीक है, और ये चाहते हैं दोनों के दोनों क्या निकले, बोथ आर रेड निकले। रेड कितना 5 है, तो इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया हमारे पास, 5 में से 2 निकालना है। और प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, PE इज इक्वल टू NE/NS, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस। तो यानी हमारे पास 5C2 तो 10 होता है, डिवाइडेड बाई 12C2 की बात करें तो ये तो आ जाएगा 12/2, 11/1 आ जाएगा, 2 6 मतलब 66 आ जाएगा, 10/66, 2 से काट देंगे, 2 बचा 2 तिया 6 2 तिया 5/33। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहा जा रहा है A इज इक्वल टू इतना, B इज इक्वल टू इतना, C इज इक्वल टू इतना, D इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B सच दैट D C डॉट D इज इक्वल टू 2, देन D इज इक्वल टू व्हाट। एनसीईआरटी के मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वेक्टर अलजेब्रा का। ठीक है, नीचे से जो है दूसरा तीसरा क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज में, तो वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया गया है, एकदम डिजिट भी सेम रखी गई है, उसी तरीके की डिजिट है जो है। ठीक है, अब तक इसको आप लगाएंगे तो कम से ये बोर्ड में कम से कम 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसको लगाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसका सबसे बेहतर तरीका है, इसको आप ऑप्शन से चेक करिए। ठीक है, आइए ऑप्शन से चेक करते हैं। कह रहा है डी जो ये आंसर है ये सब डी है। कहा जा रहा है डी ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, मतलब A डॉट डी 0 आना चाहिए, B डॉट जी 0 आना चाहिए। चलिए फर्स्ट से चेक करते हैं। तो यहाँ गया 32 और 32 और 4 36, 36 और 2 38, ये तो 0 आया नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसको चेक करिए, 32 और -4, 32 में 4 का 28, -28 0 आ गया। इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। बी के साथ देखिए 32 या कितना हो गया 96 और 2 98 और 14 से 98, ये भी 0 आ रहा है। ठीक है, तो ए और बी ये वाले कंडीशन सेटिस्फाई होगी, परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। अब सी डॉट डी कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। सी डॉट डी निकाल कर देखिए, सी डॉट डी निकाल के देखिए, सी है तो 1 इंटू 32 कितना हो गया 32, फिर 2 इंटू -1 कितना हो गया -2, फिर कितना 2 इंटू -14 तो कितना आ जाएगा -28, तो कितना आ जाएगा 28 2 30, 32 में से 30 गया कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये चाहते भी थे कि सी डॉट डी आपके पास कितना आ जाए 2 आ जाए, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी अपने आप क्या हो जाएंगे एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से थोड़ा सा एग्जाम में आप अपने समय को बचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है P एंड Q आर द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। पूछा जा रहा है 3P + 4Q की वैल्यू क्या होगी। देखिए जब तक ये इंटीग्रेशन हटेगा नहीं तब तक आप इसके ऑर्डर और डिग्री को नहीं बता पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलना कि इसका ऑर्डर 1 और डिग्री 1 हो गया। तो इसके लिए हम लोग इस इंटीग्रेशन को अगर हटाना है तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 8/3 और इसको हम लोग लिखेंगे dy/dx और प्लस क्या लिखेंगे 9। इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा d2y अपॉन कितना हो जाएगा dx2 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू ये आ जाएगा 8/3 और जब इंटीग्रेशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इंटीग्रेशन का साइन गायब हो जाता है और कितना आ जाएगा y आ जाएगा बस। ठीक है, इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अब हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव तो यही है, इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया 2 होगी और इसकी डिग्री कितनी हो गई 1 हो गई। P इज इक्वल टू 2, Q इज इक्वल टू 1। आपसे पूछा गया 3P + 4Q कितना होगा, तो 3P कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 और 4Q का मतलब 4, 6 + 4 इज इक्वल टू 10। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इस तरीके से सेकंड ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा।
बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दिस कर्व। इसका डायरेक्ट्रिक्स पूछा जा रहा क्या होगा। तो यहाँ से पहले आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। तो यहाँ से अगर हम लोग 4 कॉमन कर लें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 3y। कितना ऐड करना पड़ेगा, 9/4 ऐड कर दिया, 9/4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक बात है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास बन गया। बाकी चीज़ों को राइट में ले जाइए तो -12x और कितना हो जाएगा -39। तो ये हमारे पास बन गया 4 और ये बन गया कितना बन गया अभी, y -3/2 का होल स्क्वायर, ठीक बात है। और ये 4 और 4 कटेगा तो -9, तो उधर गया तो +9, तो ये आ जाएगा -12x और +9 करेंगे तो कितना आ जाएगा -30। यहाँ से भी -12 कॉमन कर लेते हैं तो x प्लस 30/12 आ जाएगा। 30/12 का मतलब हो जाएगा 3 दहा में 30, 3 चौका 12, मतलब 5/2 आ जाएगा। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा, ठीक है, 5/2 आ जाएगा। इस 4 को भी आप इधर भेज दीजिए तो आ जाएगा y -3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 और x प्लस 5/2। अब इसको मैं अगर कैपिटल Y बोल दूं तो ये बन गया y स्क्वायर इज इक्वल टू -3x, इसको कैपिटल X बोल देता हूँ। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू -3x कुछ इस तरीके का पैराबोला बनेगा। और इसका डायरेक्ट्रिक्स पूछा जाता है, ये इसका डायरेक्ट्रिक्स होता है। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कितना होता है, x इज इक्वल टू a। यहाँ से 4a से कंपेयर करें तो 4a बराबर 3 है, 4a बराबर 3 है तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3/4 है। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास x इज इक्वल टू कैपिटल X इज इक्वल टू कितना होगा 3/4, ठीक है। और कैपिटल X किसके बराबर है, x प्लस 5/2 के बराबर है। तो इसका मतलब x प्लस 5/2 इज इक्वल टू 3/4। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/4 माइनस 5/2 का मतलब कितना होगा 10/4। 3 - 10 मतलब -7/4। x इज इक्वल टू -7/4 डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू -7/4 के साथ फर्स्ट ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखिए क्लास, ये क्वेश्चन जो सेट थ्योरी से लिया गया है, ठीक है, सेट थ्योरी का एप्लीकेशन है। एक क्लास है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑप्टेड, एक कक्षा में विभिन्न विषयों का चयन करने वाले 100 छात्र, जिसमें 46 ने गणित लिया, इतना ने भौतिकी लिया, इतने ने रसायन लिया, इतने ने गणित और भौतिक, ठीक है। 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री, पहले नाम किसका लिया है फ्रेंड, मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। बनाते हैं इसको, सेट थ्योरी से सॉल्व करना पड़ेगा आपको। मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो 3 इस तरह के सर्कल बना देते हैं, मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ये वाला हो गया मैथमेटिक्स, ये हो गया फिजिक्स, ये हो गया केमिस्ट्री। इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से नंबर भरना चालू करना चाहिए, ये वाला नंबर भरना चालू करना है। ये तीनों का इंटरसेक्शन जिसने तीनों विषय लिया था, तो तीनों विषय लेने वाले कितने हैं, 18 इन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री एंड 8 इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, 8 इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। 8 ऐसे स्टूडेंट जो सबने जिसने तीनों विषयों को ऑप्ट किया, तो यहाँ पे 8 आ गया। अच्छा, ये पोर्शन है कितना, ये वाला, ये मैथमेटिक्स और फिजिक्स वाला कॉमन है। मैथमेटिक्स और फिजिक्स वाले कितने हैं, 24 इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, 24 हैं, तो 3 8 आपने दे दिया, तो इसका मतलब 16, ये होगा 16 8 24, ठीक है, ये हो गया। अब ये पूरा पोर्शन क्या है, फिजिक्स और केमिस्ट्री है। फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले कितने हैं भाई, फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले कितने हैं, फिजिक्स 14 इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 14 फिजिक्स इन केमिस्ट्री, तो 14 में से 8 ही होगा, तो बचा यहाँ पे 6, ठीक है। अब ये पूरा पोर्शन क्या था, मैथ और केमिस्ट्री था। मैथ और केमिस्ट्री वाले कितने, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री वाले 18 हैं, तो यहाँ से 18 में से 8 आ गया, बचा ये 10 हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब इसको मैथ को भरना शुरू करिए। मैथ में कितने हैं, मैथमेटिक्स में कितने हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट, 46 इन मैथमेटिक्स, 46 है मैथमेटिक्स में। अभी तक कितने हो चुके हैं, 16 8 24 10 34, 34 2 36 10 46, मतलब यहाँ बचा 12, ठीक है। फिजिक्स वाले कितने हैं, फिजिक्स वाले कितने हैं, 48 फिजिक्स में है, फिजिक्स में 48, अभी तक कितने हो चुके हैं, 16 8 24 36, 30 का मतलब 40 10 48, ठीक है। केमिस्ट्री में कितने हैं, 38 हैं, 38 केमिस्ट्री में है, तो 10 8 18 से 24 4 28 10 38, 14 हो गए। पूछा क्या क्या है, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव ऑप्टेड एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट। एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट वाले कौन है भाई, एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट वाले तो ये हैं जो एग्जैक्टली मैथमेटिक्स, एग्जैक्टली फिजिक्स, एग्जैक्टली केमिस्ट्री, तो टोटल यही हमें बताना है। तो कितना हो जाएगा 12 + 18 और प्लस कितना हो जाएगा 14, तो ये आ जाएगा 18 12 30 10 40 4 44, 44 इसका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हम लोग का, सेकंड ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, देखिए इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। इस इनइक्वालिटी में मॉड ऑफ x ग्रेटर देन a को मुझे सॉल्व करना है। मॉड ऑफ x ग्रेटर देन a का सोल्यूशन होता है x ग्रेटर देन a और x लेस देन -a। x ग्रेटर देन a करें तो 2x - 1 अपॉन x - 1 ग्रेटर देन a का मतलब कितना होगा 2, तो इसको इधर ले लें अगर, तो 2x - 1 ये आ जाएगा -2x + 2 और डिवाइडेड बाय कितना हो गया x - 1 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से +2x - 2x कट गया, 2 - 1 कितना आ गया 1, 1 अपॉन x - 1 ग्रेटर देन 0। दो नंबर का डिवीजन पॉजिटिव है, जिसमें से 1 पॉजिटिव है तो सेकंड वाला भी पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब x - 1 क्या पॉजिटिव है, तो यहाँ से x ग्रेटर देन कितना आ गया 1 आ गया, x ग्रेटर देन 1 आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, और x लेस देन -a,
इसका मतलब 2x माइनस वन अपॉन x माइनस वन लेस देन माइनस ए का मतलब कितना हो गया -2, इसको लेंगे तो +2, तो 2x माइनस वन प्लस 2x माइनस टू अपॉन x माइनस वन कितना हो जाएगा <0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4x, यहाँ से आ जाएगा 4x -1 -2 मतलब -3 अपॉन x माइनस वन <0। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या मिलेंगे, यहाँ से 1 मिलेगा और 3/4 मिलेगा, तो 3/4 और यहाँ पे 1 हो गया। साइन दे देते हैं यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, हमें लेना है <0 नेगेटिव लेना है, तो कहाँ से मिलेगा 3/4 से 1 मिलेगा। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन मिला x बिलोंग्स टू 3/4 से 1 मिला। तो इन दोनों को हम लोग चूंकि और लिखा गया तो इसलिए यूनियन लगा देंगे। तो फाइनल आंसर कितना हो गया, x बिलोंग्स टू 1 से बड़ा मतलब 1 टू इन्फिनिटी यूनियन 3/4 से 1, 3/4 से 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, 3/4 से 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, बशर्ते 3/4 पे ओपन रहेगा, ध्यान देना है। यहाँ पे तो ओपन दिया इन्होंने, बट 3/4 पे क्या रहेगा, ओपन रहेगा, क्योंकि 3/4 पे डिफाइंड नहीं होगा। नहीं 3/4 हमारा सोल्यूशन सेट में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगा, इस चीज़ को ध्यान में रखना आपको। तो इस तरीके से फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, dy/dx इज इक्वल टू, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो e की पावर ax इंटू ई की पावर कितना हो जाएगा by, y वाले को y के साथ कर लेते हैं, तो dy अपॉन ई की पावर by मतलब e की पावर -by dy, और इधर होगा e की पावर ax और कितना होगा dx हो गया, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, तो यह आ जाएगा e की पावर -by डिवाइडेड बाई -b, और यहाँ पर आ जाएगा e की पावर ax डिवाइडेड बाई a और प्लस कितना आ जाएगा c1 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप उधर ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा e की पावर ax डिवाइडेड बाई a प्लस e की पावर -by डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू -c1। तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम ले ले तो हमारे पास हो जाएगा b e की पावर ax, ठीक है, प्लस ए की पावर -by इज इक्वल टू, ये ए भी उधर चला जाएगा -abc1, -abc1 तो सब कांस्टेंट है, इसको मैं कैपिटल C बोल देता हूँ। ठीक है ना, तो क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा b e की पावर ax प्लस a e की पावर -by इज इक्वल टू कैपिटल C। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, b e की पावर ax प्लस a e की पावर -by इज इक्वल टू C। तो इस तरीके से फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कदर ए टेस्ट फॉर डिजीज इज 95% एक्यूरेट, ठीक है 95% एक्यूरेट है, 2% ऑफ द पॉपुलेशन हैज डिजीज, ठीक बात है, एंड देन द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन हु टेस्टेड पॉजिटिव हैज डिजीज, टेस्टेड पॉजिटिव, ए पर्सन हु हैज टेस्टेड पॉजिटिव हैज डिजीज। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से क्या गिवन है, हमें इसमें बेस थ्योरम लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हमें कहा जा रहा है टेस्टेड पॉजिटिव, ठीक बात है, इसको हमें लगाना है कि ए टेस्टेड पॉजिटिव और हैज़ डिजीज़। मान लीजिए मैं नीचे लिख देता हूँ, मुझे पता है कि टेस्टेड पॉजिटिव, उसका टेस्ट किया गया पॉजिटिव निकला, ए पर्सन हु हैज़ टेस्टेड पॉजिटिव एक्चुअली हैज़ ए डिजीज़, उसको डिजीज़ है, ये मुझे निकालना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग बात करें कि बेस थ्योरम क्या कहता है, बेस थ्योरम ये कहता है कि अगर ये पार्टीशन है E1 E2, ठीक है, इस तरीके का एक फिगर बना दें यहाँ पे, और E1 और यहाँ पे एक तरीके का एक यहाँ पे हम बना दें, बेस थ्योरम के लिए फिगर बना देते हैं। ये हमारे पास क्या है, E1 है, ये हमारे पास क्या है, E2 है, और यहाँ पे ये इवेंट क्या है, A है। तो हम लोग PE1/A क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं PE1 और क्या लिखते हैं PA/E1, ठीक है, प्लस PE2 PE1 इंटू PA/E1, और नीचे क्या लिखते हैं, नीचे हम लोग लिखते हैं PE1 इंटू PA/E1, ठीक है, प्लस PE2 इंटू PA/E2, ठीक है, PA/E2। तो यहाँ पे तीन चीज़ों को पकड़ना पड़ेगा, एक पकड़ना पड़ेगा कि E1 क्या है, पार्टीशन E1 E2 पार्टीशन क्या है, और इवेंट A आपके पास क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे E1 को कह रहा डिजीज़ है ना, हैज़ डिजीज़, तो हैज़ डिजीज़ हैज़ नॉट डिजीज़ है ना, ये हमारे पास E1 क्या क्या डिजीज़ है और डिजीज़ नहीं है, डज नॉट हैज़ द डिजीज़ नहीं है, और ए क्या है, टेस्टेड पॉजिटिव, ये बना देते हैं। तो हमें पूछा गया डिजीज़ है और एक्चुअल में उसको डिजीज़ है, एक्चुअली हैज़ डिजीज़, और टेस्ट भी क्या आया, पॉजिटिव आया है। तो देखिए पहले फार्मूला लिखते हैं, तो फार्मूला क्या है, E1/A इज इक्वल टू PE1 मतलब PD इंटू T पॉजिटिव अपॉन D, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा PD और P टेस्टेड पॉजिटिव एंड एक्चुअली हैज़ डिजीज़, और प्लस P डज नॉट हैज़ द डिजीज़
एंड पी, और कितना हो जाएगा टेस्टेड पॉजिटिव बट डज नॉट हैज़ द डिजीज़, ये लिखना हमें। आइए इस सब वैल्यूज़ को हम लोग खोजते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास डिजीज़ है, कितना हो जाएगा 2% पॉपुलेशन को डिजीज़ है, तो 2% का मतलब 0.02, डिजीज़ है मतलब 0.02, ठीक है, ओके। डिजीज़ है और पॉजिटिव भी आया, डिजीज़ है और टेस्ट भी पॉजिटिव आया, तो टेस्ट कितना परसेंट एक्यूरेट है, 95% एक्यूरेट है ना। टेस्ट हमारे पास कितना एक्यूरेट है, 95% एक्यूरेट है, ठीक है। तो 95% एक्यूरेट है तो यही तो देगा ना, 95% एक्यूरेट मतलब डिजीज़ है तो पकड़ लेगा वो, डिजीज़ है तो पकड़ लेगा वो, मतलब 95% हो गया, तो कितना हो गया 0.95, पॉइंट जीरो, ये हो जाएगा 0.95 हमारे पास आ जाएगा। फिर बाकी इसी चीज़ को कॉपी करना है, 0.02 इंटू 0.95 प्लस, अब आगे क्या लिखना है, अब आगे लिखना है डिजीज़ नहीं है, तो 98% लोगों को नहीं है डिजीज़, तो 98% का मतलब कितना हो जाएगा 0.98 हो जाएगा, 0.98 हो जाएगा। और डिजीज़ नहीं है तब भी टेस्ट पॉजिटिव आया तो 5% है, 5%। डिजिट नहीं है मतलब झूठ, डिजीज नहीं लेकिन डिजिट बता देता है, अगर डिजीज आपको बीमारी है तो गलत बता रहा है ना, तो गलत कितने परसेंट केस में बता रहा है 5%, 5% का मतलब कितना 5/100 मतलब 0.05। बस इसको सॉल्व कर देना, देखिए 2 4 प्लेस पर डेसिमल यहाँ है, 4 प्लेस पे यहाँ, 4 प्लेस हटा देते हैं, तो 95 दूना कितना हो गया 2 25 10, दूना 18 को 19 190, तो यहाँ पे आ गया 190 और प्लस ये कितना आ जाएगा 5/40 4 5 9 45 4 49, ये कितना आ जाएगा 5 9 45 4 49, ये आ जाएगा 5/40 5 9 45 और 4 49 490, तो कितना हो जाएगा 190 और बटा ये 0, और ये कितना आ जाएगा 9 9 18 की 8 बचा 1 4 5 1 6 और 19/68, 19/68 है कोई ऑप्शन 19/68, यस। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको बेस थ्योरम से आपको क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, ठीक है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 32 कहा जा रहा है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। 15 देखिए फार्मूला होता है कि NCR इज इक्वल NCX इज इक्वल टू NCY, तो सिंपल क्वेश्चन है। क्लास 11th की NCERT में एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ये सेम नहीं है बट एग्जाम्पल ऐसे ही है। NCX इज इक्वल टू NCY, तो इसका फार्मूला क्या होता है, आइदर x इज इक्वल टू y और x प्लस वाई इज इक्वल टू n, ये फार्मूला होता है। तो हमें क्या दिया गया है 15C3R इज इक्वल टू 15CR प्लस 3, तो ये x इज इक्वल टू वाई तो है नहीं, तो इसका मतलब दूसरा वाला लागू होगा, x प्लस वाई बराबर n, जोड़ दीजिए इसको, 3R प्लस R प्लस 3 बराबर 15, कितना हो जाएगा 4R इज इक्वल टू 12, तो R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, R इज इक्वल टू 3 के साथ फोर्थ ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इस फंक्शन का रेंज निकालना है। देखिए चूंकि ये यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है मतलब डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला ये इसका हाईएस्ट पॉइंट हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट होता है -b/2a -d/4a, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये इसका रेंज जो होगा -इन्फिनिटी से ऊपर जाएगा, -इन्फिनिटी से ऊपर तक जाएगा, तो -इन्फिनिटी से ऊपर तक जाएगा, तो ऐसा तो होगा नहीं, ये सब तो होगा नहीं, ये दो में से कोई है, -इन्फिनिटी से कहाँ तक जाएगा, और प्रॉबेबली ये भी नहीं होगा क्योंकि पूरा तक तो जाएगा नहीं, कोई हाईएस्ट पॉइंट आएगा, कितना आएगा -b/2a, -b का मतलब -2/2a का मतलब कितना होगा -2, मतलब 1, x कोऑर्डिनेट 1 है, x कोऑर्डिनेट 1 है तो y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा -1, 3 - 1 2, 2 और 2 4, 2 और 2 कितना हो गया 4 आ गया, 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया, तो ये x की वैल्यू हो गई हमारे पास, और ये y मतलब ये पॉइंट हमारे पास -इन्फिनिटी से कहाँ तक जाएगा 4 तक जाएगा, इसका जो रेंज आ जाएगा -इन्फिनिटी से कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो डायरेक्ट फार्मूला होता है ना आपके पास, डायरेक्ट फार्मूला ये देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, I इज इक्वल टू हमारे पास है 0 to π/2, ये क्वेश्चन डायरेक्ट होता है, π/4 इसका आंसर आता है, ये आ जाएगा आपके पास 0 to π/2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। अब ये वाला फार्मूला आप लगा दीजिए, a to b f ऑफ x dx इज इक्वल टू a to b f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स dx, ये वाली प्रॉपर्टी आप लगा दीजिए। तो इसका मतलब x को मुझे रिप्लेस करना है किससे, a प्लस बी माइनस एक्स से, ठीक है। तो इसको मैं पहले तो 1 लिख देता हूँ, और जहाँ जहाँ x है वहाँ पे a प्लस बी माइनस एक्स में लिखता हूँ। तो a प्लस बी माइनस एक्स का मतलब a प्लस बी माइनस मतलब π/2 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस थीटा रखना है, जहाँ पे x है वहाँ पे मुझे 90 माइनस थीटा लिखना है, ठीक है, लिख देते हैं। तो यहाँ भी लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे भी आप लिखेंगे प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास
ये आ जाएगा हमारे पास 0 to π/2 अंडर रूट साइन 90 माइनस थीटा कितना आ गया कॉस थीटा, नीचे साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो चेंज तो होगा नहीं, फिर से वही चीज़ आएगी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और कितना हो जाएगा डी एक्स। ये हमारे पास क्या आई है, इसको कर दे इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट एंड सेकंड को आप ऐड कर दीजिए तो 2i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 0 to π/2, डिनोमिनेटर देखिए सेम है दोनों का, तो नोमिनेटर ऐड जो जाएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स और डिवाइडेड बाई कितना हो गया रूट साइन एक्स और फिर कितना हो गया प्लस रूट कॉस एक्स और कितना होगा डी एक्स होगा, तो कट के कितना हो गया 1 हो गया, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स और 0 से π/2, तो ये आ गया हमारे पास π/2, तो आई हमारे पास कितना आ जाएगा π/4 आ जाएगा। तो इसको आपको एकदम स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद रखना है, थर्ड ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे कहा जा रहा है कि ए पर्सन ए स्पीक्स ट्रूथ 75% ऑफ टाइम, पर्सन बी स्पीक्स ट्रूथ 80% ऑफ द टाइम, ये बोथ एग्री ऑन ए स्टेटमेंट, बोथ एग्री ऑन ए स्टेटमेंट, ये गिवन है, बोथ एग्री ऑन ए स्टेटमेंट, बोथ आर एग्री है ना, बोथ आर एग्री ऑन ए स्टेटमेंट, both are agree on a statement, then probability that the statement is true, the probability that statement is what true, इसकी ये probability हमें निकालनी है। ठीक है, निश्चित रूप से आपको बेस थ्योरम लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लीजिए बोथ आर एग्री, इसको हम ई से डिनोट कर देते हैं, इसको हम लोग किससे डिनोट कर देते हैं, ई से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, बोथ आर एग्री, इस बोथ आर एग्री मतलब दोनों एग्री हैं, इसको मैं किससे डिनोट कर देता हूँ, सपोज इसको मैं डिनोट कर देता हूँ ई से। ठीक है, और ट्रू है तो मैं टी से डिनोट कर देता हूँ, मतलब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है पी टी बाई ई निकालना है। तो बेस थ्योरम से लिखेंगे तो क्या होता है फार्मूला बताइए, स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू और स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, पार्टीशन हो जाएंगे। तो ये पी फार्मूला क्या होता है बेस थ्योरम का, फार्मूला होता है पी ई वन बाई ए इज इक्वल टू पी ई वन इंटू पी ए बाई ई वन और नीचे डिवाइडेड बाई पी ई वन इंटू पी ए बाई ई वन और प्लस पी ई टू इंटू पी ए बाई ई टू, ये वाला फार्मूला आपका लगेगा। ठीक है, तो पी ई वन है ना, पी ई वन मतलब पी टी, ठीक है, और पी ई वन और पी ए बाई ई वन का मतलब हो गया पी ई बाई टी। ठीक है, डिवाइडेड बाई इसी को कॉपी करेंगे पी टी और प्लस कितना हो जाएगा प्लस पी ई बाई कितना हो जाएगा हमारे पास टी हो जाएगा प्लस पी ई और कितना हो जाएगा पी ई बाई एफ हो जाएगा। ठीक है, प्लस पी ई वन है ना, अब पी ई टू कितना हो जाएगा हमारे पास पी एफ मतलब फॉल्स बोलता है और पी ई बाई एफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सब वैल्यू रखता हूँ, बताता हूँ मैं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, टी का मतलब है कि ट्रू बोलता है। ठीक है, ट्रू बोलता है हमारे पास पी टी हमारे पास कितना होगा ट्रू बोलता है। तो देखिए ये हो जाएगा स्टेटमेंट इज ट्रू, तो देखिए स्टेटमेंट का ट्रू होना और स्टेटमेंट का गलत होना दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2, पी स्टेटमेंट का ट्रू होना स्टेटमेंट का फॉल्स होना दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब बात आती है कि पी ई बाई टी क्या होगा। पी ई बाई टी का मतलब ये हो गया कि स्टेटमेंट ट्रू है और दोनों ही उस पर क्या है एग्री हैं, दोनों ही एग्री है का मतलब ये हो गया कि दोनों ही हमारे पास जो है दोनों ही क्या है हमारे पास एग्री हैं। ठीक है, दोनों एग्री हैं मतलब दोनों ही सही बोलेंगे तभी तो सही होगा ना, दोनों ही सही बोलेंगे तभी तो सही आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारे पास आ जाएगा ये ए भी सही बोले और बी भी सही बोले, तो कितना आ जाएगा 0.75 और 80% का मतलब होगा 0.8 हो गया, 0.75 और कितना हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। ठीक है ना, और दूसरी बात एक और चीज़ निकालना है कि पी ई बाई एफ, ठीक है ना, पी ई बाई एफ, इसका मतलब ये है कि स्टेटमेंट गलत हो गया लेकिन वो दोनों एग्री हैं, स्टेटमेंट गलत हो गया लेकिन वो दोनों एग्री हैं, इसका मतलब ये होगा कि दोनों झूठ बोल रहे हैं। तो ये कितने परसेंट केसेस झूठ बोलेगा 25% और ये कितने में 20%, तो इसका हो जाएगा 0.25 और इसका हो जाएगा 0.20, इसका हो जाएगा 0.25, ये भी झूठ बोले और ये भी झूठ बोले 20% केस में 0.20, बस ये वैल्यू को आप रख दीजिए यहाँ पे। तो ये तो हो जाएगा पी टी 1/2 और स्टेटमेंट ट्रू है और दोनों ही सहमत हैं, तो ये भी सही बोला ये भी सही बोला, मतलब कितना हो गया 0.75 इंटू 0.8, नीचे क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 0.75 इंटू 8 और प्लस 1/2 इंटू कितना हो जाएगा
स्टेटमेंट गलत हो गया, लेकिन तब भी दोनों सहमत है, मतलब दोनों ही झूठ बोल रहे थे। 25%, 20%, 0.25 और 0.20, 0.25 और 0.20। तो यहाँ पे हमारे पास दो, एक 3 प्लेस पे यहाँ डेसिमल है और 3 प्लेस पे यहाँ डेसिमल है, हटा दीजिए 1/2, 1/2, 1/2 काट दीजिए, तो ये आ जाएगा 8 पंजे 40 को 60 और 600, और ये आ गया 600, और ये कितना आ गया प्लस 25 दूना 50, 500, ठीक है ना, 25 दूना 50, ये आ गया। तो 600 और बट्टा कितना हो जाएगा, 6 5 1100, तो इसका मतलब हो जाएगा 6/11। है क्या कोई ऑप्शन 6/, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया मैंने, ये हमारे पास आ जाएगा, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, 600 बटा, ये 50 ही आएगा ना, 650 आएगा यहाँ पे, ये तो 50 ही आएगा, 500 नहीं आएगा, यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। 600 बटा और 600 और प्लस ये कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 600 बटा 650, 600 बटा 650, एक जीरो कट जाएगा, 5 से काट देंगे 12 और 5 से 13, 12/13, 12/13, 12/13 के साथ हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 12th, सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ, कहा जा रहा सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस दिस एंड दिस हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देन लैम्डा एंड म्यू इज इक्वल टू व्हाट। देखिए इसको आप जो है क्रैमर्स रूल से लगाइए। क्रैमर्स रूल में इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आता है, जब d इज इक्वल टू 0, d1 इज इक्वल टू 0, d2 इज इक्वल टू 0 और d3 इज इक्वल टू 0। ये क्रैमर्स रूल से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है। मैं अगर d1 इज इक्वल टू 0 करूँ, d1 का मतलब ये हो गया कि फर्स्ट कॉलम में हम लोग ये जो राइट वाला कांस्टेंट उसको लिखेंगे 14, 10 और 4, 14, 10 और 4। बाकी यहाँ पे y के कोफिशिएंट जो कि कितने हैं, म्यू 2 1, म्यू 2 1, और यहाँ पे z के कोफिशिएंट 4 लैम्डा 1, 4 लैम्डा 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर दीजिए इसको, ये d1 हमारे पास है, d1 इज इक्वल टू 0, तो क्या मिलेगा 14 इंटू 2 माइनस लैम्डा, फिर माइनस म्यू इंटू कितना जगह 10 माइनस 4 लैम्डा, 10 माइनस 4 लैम्डा, ठीक है ना, और प्लस 4 इंटू कितना हो जाएगा 10 माइनस 8, 10 माइनस 8 मतलब 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा 28 और माइनस 14 लैम्डा, ठीक है, माइनस कितना आ जाएगा 10 म्यू, ठीक है ना, और प्लस कितना आ जाएगा 4 लैम्डा म्यू, ठीक है ना, प्लस 4 लैम्डा म्यू और प्लस 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, हाँ 28 और 8 36, 36 को उधर भेज दें अगर, तो 14 लैम्डा, 28 और 8 36, तो 14 लैम्डा प्लस 10 म्यू और प्लस 4 लैम्डा म्यू और इज इक्वल टू 28 और 8 कितना हो गया 36, ठीक है, ये बन गया। d2 इज इक्वल टू अगर 0 करें तो क्या आएगा, d2 इज इक्वल टू अगर 0 करें तो क्या आएगा, d2 मतलब सेकंड कॉलम में कांस्टेंट को लिखेंगे 14 10 और 4, 14 10 और 4, पहले में x के कोफिशिएंट जो कि कितने हैं 2, और यहाँ कितना 1 2 1 1 2 1 1, तीसरे में z के कोफिशिएंट जो कि 4 और लैम्डा और 1, 4 लैम्डा और 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ये d2 इज इक्वल टू 0 हमने किया, ठीक है ना, तो क्या मिल जाएगा 2 इंटू यहाँ से कितना हो जाएगा 10 माइनस 4 लैम्डा और माइनस 14 इंटू कितना हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा और प्लस 4 इंटू कितना आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10 में से 4 गया 6, 6 दूना 12 माइनस 14 और प्लस 14 लैम्डा और माइनस 6 चौका 24 बराबर कितना आ जाएगा 0, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 12 में 14 का माइनस 2 और माइनस 24 माइनस 26, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रहा भाई, 10 में से 4 का 6, 6 दूना 12 माइनस 14 प्लस लैम्डा और यहाँ पे माइनस 24, ठीक है ना। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, d2 का मतलब 14 10 और 4, और यहाँ पे x के कोफिशिएंट का मतलब कितना हो जाएगा 2 1 और 1, ठीक है। यहाँ पे z के कोफिशिएंट तो कितना हो जाएगा 4 लैम्डा और 1, ठीक है। 2 इंटू कितना हो जाएगा 10 माइनस 4 लैम्डा, यहाँ छूट रहा है 10 माइनस 4 लैम्डा, ये छूट रहा था, तो यहाँ से वही मैं कह रहा हूँ कुछ, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 20 माइनस कितना आ जाएगा 8 लैम्डा और ये आ जाएगा माइनस 14 और प्लस कितना आ जाएगा 14 लैम्डा माइनस 24 बराबर 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 8 लैम्डा माइनस 14, 14 में से 8 गया 6 लैम्डा और 20 में से 14 गया 6 20 में से 14 गया 6 मतलब
6 माइनस 24 माइनस 18, यहाँ हो गया 18, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। लैम्डा इज इक्वल टू 3 यहाँ पे रख देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 14 या 42, अब 42 और प्लस 10 म्यू, और यहाँ पे 3 रख देंगे, चाहते हैं 12 लैम्डा 12 म्यू बराबर कितना आ जाएगा, 36। तो ये कितना आ जाएगा, 10 और 12 10 22, 22 और 10 12 10 22, और 36 माइनस 42 माइनस 6, नहीं फिर से कुछ गड़बड़ हो गया। लैम्डा इज इक्वल टू 3, लैम्डा इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू 3, तो म्यू के क्या ऑप्शन है, लैम्डा इज इक्वल टू 3। अच्छा एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे D1 मतलब 14 10 और 4, ठीक है। फिर y के कोफिशिएंट म्यू 2 और 1, ठीक है। फिर 4 लैम्डा 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। 14 इंटू कितना हो गया, 2 माइनस 14 इंटू, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो D1 मिलेगा 14 इंटू 2 माइनस लैम्डा, फिर माइनस म्यू 10 माइनस 4 लैम्डा, ठीक है, प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 14 टू जा 28 माइनस 14 लैम्डा, और यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस 10 म्यू, ठीक है ना, माइनस 10 म्यू और प्लस 4 लैम्डा म्यू, ठीक है ना, हमारे पास आ जाएगा 4 लैम्डा म्यू, ठीक है, और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा, 14 लैम्डा और 10 म्यू और माइनस 4 लैम्डा म्यू, यहाँ पे गलत हो रहा था, ये राइट में जाएगा, तो 14 लैम्डा प्लस 10 म्यू माइनस 4 लैम्डा म्यू, और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 28 और 8 36 आ जाएगा। लैम्डा इज इक्वल टू 3 आ गया है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 3 रख दें, तो 14 या 42, ठीक है, 42, और लैम्डा इज इक्वल टू 3 रख दें, तो कितना हो जाएगा, माइनस 12 म्यू, 10 म्यू माइनस 12 म्यू मतलब माइनस 2 म्यू, और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में कितना मिलेगा, 36। तो 2 म्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 42 माइनस 36 कितना हो जाएगा, 6, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो लैम्डा इज इक्वल टू 3, म्यू इज इक्वल टू 3 के साथ फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये क्वेश्चन है कि x रेज टू 11 अपॉन 9x स्क्वायर प्लस 1 होल टू द पावर 7। ये क्वेश्चन थोड़ा सा एनसीईआरटी से अलग टाइप का, थोड़ा सा कम्पिटेटिव लेवल का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे बढ़िया तरीका होगा, इसको आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए, जिस ऑप्शन को डिफ्रेंशिएट करने पे ये आने वाला वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं यहाँ से थर्ड ऑप्शन से शुरू कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ डी डी एक्स ऑफ कितना लिखना, एक्स रेज टू 12 अपॉन 12 1 प्लस 9x स्क्वायर होल टू द पावर 6, और प्लस सी का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। अब करेंगे डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर 1 प्लस 9x स्क्वायर होल टू डिनोमिनेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ नोमिनेटर, और माइनस नोमिनेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 6, और कितना हो जाएगा 1 प्लस 9x स्क्वायर होल टू द पावर 5। 1 प्लस 9x स्क्वायर करेंगे 1 का 0, कितना आ जाएगा 18x आ जाएगा, कितना आ जाएगा 18x, ठीक है। तो माइनस नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 144, और 1 प्लस 9x स्क्वायर की पावर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 पावर यहाँ से 5 पावर लेके काट देते हैं, 1 प्लस 9x स्क्वायर का 5 पावर कॉमन लेके इससे काट देते हैं, तो कितना आ गया पावर 1 प्लस 9x स्क्वायर की पावर कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, ठीक है। और ये 12, ये 12 यहाँ से 12 और यहाँ से 12 कैंसिल कर दिया तो कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है, 12 आ गया। अच्छा यहाँ से एक पावर गया हुआ है, 1 प्लस 9x स्क्वायर का 5 पावर गया, एक बचेगा यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 9x स्क्वायर की 1 पावर, और इनटू कितना हो गया, अच्छा x की पावर 11 भी हम लोग चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, है ना। यहाँ पे x की पावर 11 भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ले लीजिए x की पावर 11 कॉमन ले लेते हैं, x की पावर 11 हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। अब क्या बचा हमारे पास, इंटू कितना बचा, 12 बचा, ठीक है ना, माइनस और ये 5 पावर चला गया है, और क्या चला गया भाई, 6 18 छक्का 108 हो गया, और x की पावर 11 हो गया तो x बचा, और x बचा है कितना हो गया, x स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, फिर से 12 कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, तो 12 ये 12 9 या 108, और ये 12 कैंसिल हो गया। अब कितना बचा हमारे पास, x की पावर 11 अपॉन, ठीक है, x की पावर 11, और यहाँ पे 1 प्लस 9x स्क्वायर माइनस से 9 स्क्वायर कट गया, तो इंटू 1 आ गया, इंटू 1, और नीचे कितना आ जाएगा 1 प्लस
9x² होल टू द पावर 7 आ गया। ठीक है, यही था हमारे पास। देखिए x रेज टू 11 अपॉन 1 प्लस 9x² प्लस 1 होल टू द पावर 7। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। मैंने थर्ड को इसलिए चूज किया कि देखिए सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पे देखिए ये सबका डेरिवेटिव तो बहुत आसान है, आप विद इन सेकंड्स में आप निकाल लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इन दोनों में सिमिलरिटी थी थोड़ा सा, तो ज़्यादा जब वो ये होता है, ज़्यादा चांस ये होता है कि जब चीज़ों में जो थोड़ा सा सिमिलरिटी हो, दो ऑप्शन लगभग सेम सेम हो, तो वहीं से ऑप्शन आने का ज़्यादा चांस रहता है। और ऊपर से देखिए यहाँ पर चूंकि पावर भी था, तो इसलिए हमने पावर वाले को पहले डिफ्रेंशिएट किया। तो बस इतना सही लॉजिक था इस क्वेश्चन के पीछे। ठीक है, बढ़ते आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 38। शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप एज ए होल आप इसको देखेंगे तो ये ना तो ऑड फंक्शन है ना तो इवन फंक्शन है। कोई लोग जल्दीबाजी में सोचे कि -a to a 0 लिख दे तो वो ऑड फंक्शन होगा, ना तो ये ऑड है ना तो इवन है। तो इसको आपको दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। पहला काम तो ये करेंगे हम लोग कि -2 से 2, ठीक है, -2 से 2 और 1001 और x रेज टू 1001 अपॉन मॉड ऑफ x² प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ x प्लस 1, इसको अलग कर लिया। और -2 से 2, ठीक है, -2 से 2 और बचा क्या हमारे पास, मॉड x में, ये तो फिर बचा हमारे पास मॉड x, दो पार्ट में ब्रेक कर दिया हमने, दिस अपॉन दिस प्लस दिस अपॉन दिस, मॉड x प्लस 1 अपॉन ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास मॉड x प्लस 1 का ये होल स्क्वायर है। ठीक है, कितना हो गया, dx हो गया। तो ये देखिए अगर इसमें हम लोग x जहाँ पे -x रखें तो यहाँ से माइनस बाहर आ जाएगा, ये सब तो प्लस 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 रहेगा, माइनस बाहर आ जाएगा, मतलब ये ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन है, -a to a ऑड फंक्शन है, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये तो 0 हो गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो एक काम करते हैं हम लोग, अच्छा ये मॉड x प्लस 1 एक पावर तो कट ही जाएगा मॉड x प्लस 1 से। ठीक है ना, तो अब क्या बचा हमारे पास, अब हमारे पास बचा -2 से 2 1 अपॉन मॉड x प्लस 1 dx, ये हमारे पास बचा। ठीक है, तो अब इसको आप, मुझे लग रहा है फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और मुझे आप बताइएगा कि इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट मिल रहा है। ठीक है, आप एक मैं छोड़ देता हूँ आपको, इसको आप मुझे ट्राई करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि आप कमेंट बॉक्स में कुछ लिखते नहीं है। मुझे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर लिख के बताइएगा, क्योंकि अभी आसान हो गया, आप फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। पूछा जा रहा है ये फंक्शन कहाँ पे इंक्रीजिंग है, कहाँ पे डिक्रीजिंग है, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसको। तो ये ऑफ डैश x बराबर कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 6x² माइनस 18x और कितना आ जाएगा +12। 6 कॉमन कर लेते हैं यहाँ से, तो कितना हो जाएगा x² माइनस 3x और प्लस 2 आ जाएगा। फैक्टर कर लेते हैं इसका 6x माइनस 2 x माइनस 1, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना आ जाएगा, 1 और 2 आ जाएगा। साइन दे दें तो प्लस माइनस प्लस, तो मतलब यहाँ पे डिक्रीजिंग और बाकी यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीजिंग। 1 से 2 में डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग इन 1 to 2, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, टू फाइनाइट सेट्स A and B have P and Q elements respectively. Total number of subsets of A is 240 more than number of subset of B. Then value of P and Q is equal to what? एक सेट में अगर P एलिमेंट है तो इससे कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर P। और उसमें Q एलिमेंट है तो कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर Q। A में वाले में जो नंबर ऑफ सबसेट्स है B वाले से कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा, अभी 240 ज़्यादा है, 240 ज़्यादा है। तो ऐसे इक्वेशन बनेगा। इसको इधर ले आएंगे हम लोग, 2 की पावर P माइनस 2 की पावर Q इज इक्वल टू 240। 240 को आप क्या लिखेंगे भाई, 16 से भाग दें, 16 गुणे 15, 16 गुणे 15, ठीक है, 16 इंटू 15, 16 इंटू 15। यहाँ से हम लोग 2 की पावर Q कॉमन कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर P माइनस Q और -1। ठीक है, 16 को हम लोग लिखेंगे 2 की पावर 4 और 15 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4 माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, 2 की पावर Q और 2 की पावर P माइनस Q माइनस 1। दोनों तरफ स्ट्रक्चर देखिए सेम सेम है, स्ट्रक्चर सेम सेम है, तो इसका मतलब Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 आ जाएगी। और यहाँ पे P माइनस Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जहाँ से आपके पास Q 4 है तो यहाँ से इसका मतलब P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो P इज इक्वल टू 8 और Q इज इक्वल टू 4 और निकालना PQ, तो PQ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 4 जा 32,
तो हमारा जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 32, ए ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहीं पे मैं आज के लेक्चर को समाप्त कर रहा हूँ। पूरा कंप्लीट सोल्यूशन मैंने आपको टीजीटी का भी करवाया, पीजीटी का भी करवाया। और कमेंट बॉक्स में कम से कम एक कमेंट तो बनता ही, आप जरूर एक कमेंट लिखिएगा कि कैसा लगा आज का लेक्चर। और बाकी कल आपके जो है जो केवीएस का और एनबीएस का टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम भी आई होप होने वाला है, उसके लिए सभी को जो ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। और आप जो है उस पेपर जैसे ही हो जाए उसका आप जो है पेपर भी मुझे ज़रूर जो है सेंड करिएगा, ताकि मैं उसका एज सुन एज पॉसिबल आपको करेक्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करवा सकूँ। थैंक यू वेरी मच।